गुड इवनिंग बच्चों। मैं अभी मोबाइल में ही देख रही थी आप लोगों के चैट, क्योंकि जब लाइव शुरू हो जाता है तो लैपटॉप पे आपके चैट दिखाई नहीं देते मुझे। तो अभी जितने लोग जुड़े हुए हैं इस क्लास में, सभी को बहुत बहुत गुड इवनिंग। बहुत खतरनाक तरीके से कोरोना बढ़ रहा है। सब लोग अपने घर में रहिए, घर में रहते हुए बहुत अच्छे से तैयारी करिए, क्योंकि निश्चित रूप से ऐसा लग रहा है कि एग्ज़ाम तो पोस्टपोन होगा ही, लेकिन आपकी तैयारी में किसी प्रकार की कमी नहीं आनी चाहिए। आप लोग घर में रहते हुए ही अपनी सारी तैयारियां कंप्लीट करिए। क्लास लगातार इसी तरह से अटेंड करते रहिए। और आज की जो क्लास है एग्रीकल्चर सेक्टर के काफ़ी एस्पेक्ट्स को पूरा करते हुए, एग्रीकल्चर सेक्टर लगभग कोशिश ये की थी कि उसके सारे एस्पेक्ट्स को कवर करते हुए उसे ख़त्म कर दूं। आज से औद्योगिक क्षेत्र में शुरू कर रही हूँ, इंडस्ट्रियल सेक्टर, क्योंकि कृषि क्षेत्र की तरह ही ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और औद्योगिक क्षेत्र से भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं। जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ है पूरा स्वतंत्रता के बाद से, उस पर बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट क्षेत्र है औद्योगिक क्षेत्र। और इसके भी कोशिश ये की है, वही एस्पेक्ट्स लिए हैं जिनसे बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो औद्योगिक क्षेत्र क्या है, किस तरह से इसका विकास हुआ, किस तरह से इसको क्लासिफाई किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम एक-एक करके देखेंगे। आप जानते हैं कि औद्योगिक क्षेत्र को ही द्वितीयक क्षेत्र यानी सेकेंडरी सेक्टर भी कहा जाता है अर्थव्यवस्था का, उत्पादन के आधार पर। आप जानते हैं कि प्राइमरी सेक्टर जो है वो कृषि क्षेत्र है, और जो औद्योगिक क्षेत्र है उसको द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। इसके साथ-साथ ही औद्योगिक क्षेत्र को विनिर्माण क्षेत्र भी कहा जाता है। तो प्रश्न ये उठता है कि औद्योगिक क्षेत्र में जो, या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी हम इसको कहते हैं, विनिर्माण को ही अंग्रेजी में मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्यों कहलाता है, या जो ये विनिर्माण शब्द है ये औद्योगिक क्षेत्र के साथ में क्यों जुड़ा हुआ है? क्योंकि कृषि क्षेत्र में भी उत्पादन होता है, लेकिन वहाँ पर तो ऐसा नहीं कहा जाता। तो एक डेफिनेशन दी जाती है, मैं उसी से आज शुरुआत करूँगी। जो औद्योगिक क्षेत्र है, जिसे विनिर्माण क्षेत्र भी कहा जाता है या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहा जाता है, तो उसका कारण ये है क्योंकि विनिर्माण को जब परिभाषित करते हैं तो ये कहते हैं कि जो प्राकृतिक संसाधन हैं, यानी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, और आपको पता है कि नेचुरल रिसोर्सेज से जो प्रोडक्शन है वो किसके अंतर्गत होता है? प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। तो जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उन नेचुरल रिसोर्सेज को जब संशोधित करके, उसको मॉडिफाई करके इस तरह से कन्वर्ट किया जाता है कि वो ज़्यादा यूज़फुलनेस उसमें आ जाती है, उनकी प्राइस बढ़ जाती है, उनकी वैल्यू बढ़ जाती है। यानी उसमें जो एक मॉडिफिकेशन होता है, कच्चे माल में कहते हैं कि जो कच्चा माल है, उस कच्चे माल में जो मॉडिफिकेशन होता है, और कच्चा माल कहाँ से आता है? नेचुरल रिसोर्सेज से। चाहे वो लकड़ियां हों, चाहे वो माइंस से निकले हुए खनिज पदार्थ हों, मतलब जितनी भी संसाधन, जितने भी तरह के संसाधन प्रकृति ने दिए हैं, उन सारे प्राकृतिक संसाधनों को जब मॉडिफाई करके इस तरह से स्ट्रक्चर किया जाता है कि वो ज़्यादा उपयोगी हो सके, उसमें यूजफुलनेस क्रिएट की जाती है, कहते हैं उसमें डिमांड को फुलफिल करने की एक कैपेसिटी डेवलप की जाती है, और दूसरे उसमें वैल्यू ऐड हो जाती है। क्योंकि अपने आप में कोई रॉ मटेरियल जो है, जैसे कच्चा तेल है, कच्चे तेल का अपना कोई यूज नहीं है, लेकिन जब उस कच्चे तेल को प्रोसेस करके पेट्रोल और डीजल में कन्वर्ट किया जाता है तो उसकी बहुत मांग होती है। तो जो ये इस तरह की प्रोसेस है, ये प्रोसेस प्रोडक्शन प्रोसेस कहलाती है। और ये जो पूरा प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग या विनिर्माण। तो अगर डिफाइन करें तो हम कहते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों को संशोधित करके और अधिक उपयोगी बनाना, और उसमें मूल्य ऐड करना या उसकी कीमत को बढ़ा देना, ये विनिर्माण कहलाता है। इसको हम मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। और ये सारी जो ऐसी मैन्युफैक्चरिंग गुड्स हैं, जो विनिर्मित वस्तुएं हैं जो औद्योगिक क्षेत्र में बनती हैं, ये सब के सब किससे तैयार होती हैं? कच्चे माल से। तो ये कुछ शब्द हैं जो पूरे औद्योगिक क्षेत्र के विकास में लगातार आपको सुनने को मिलेंगे। जैसे अभी विनिर्माण या मैन्युफैक्चरिंग बोला,
कच्चा माल है, कच्चा माल जो प्राकृतिक संसाधनों से प्राप्त होता है। तो विनिर्माण उद्योग में जो प्रयुक्त होने वाले, जो जिनका यूज किया जाता है, जो रॉ मटेरियल है, वो या तो अपने बिल्कुल नेचुरल फॉर्म में सीधे सीधे यूज कर लिया जाता है, जो इस क्षेत्र में यूज होता है। जैसे एक एग्जांपल दे सकते हैं, कपास है। कपास से जब कपड़े बनते हैं तो वो अपने बिल्कुल नेचुरल फॉर्म में पहले उससे धागा बनाया जाता है, फिर उससे कपड़े बनाए जाते हैं, यानी नेचुरल फॉर्म से सीधे सीधे उसे यूज किया जाता है। ऊन है, इसी तरह से लौह अयस्क कहा जाता है, जो आयरन ओर है, ये जनरली या तो इसे नेचुरली यूज किया जाता है या फिर इसे थोड़ा सा अर्ध संशोधित कहा जाता है, कि इसे सेमी मॉडिफाई किया जाता है। सेमी मॉडिफाई या अर्ध संशोधित का मतलब वही हुआ जैसे कपास से धागा बनाना, ये सेमी मॉडिफिकेशन है, क्योंकि धागे का भी अपना कोई यूज नहीं है जब तक उसे कपड़े में कन्वर्ट ना किया जाए। तो इंटरमीडिएट गुड्स में कन्वर्ट करना, या जैसे आयरन ओर है तो उसे कच्चे लोहे में, रॉ आयरन में उसे, रॉट आयरन में उसे कन्वर्ट करना। तो इस तरह की जो प्रोसेसेस हैं, ये सब औद्योगिक क्षेत्र में होती रहती हैं, और इसीलिए इसको प्रक्रिया को विनिर्माण या मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। और जो ये सेक्टर है, इसको हम कहते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो ये जो हमारा आज का पूरा हमारा जो आगे, आज का लेक्चर क्या, आगे का जो पूरा लेक्चर इंडस्ट्रियल सेक्टर पे बेस्ड होगा, उसमें जो जो चीजें मैंने निकाली हैं छांट करके, उसमें से सबसे पहला और बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूरे प्लानिंग पीरियड में जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ है वो किस तरह से हुआ है, वो हम एक एक करके देखेंगे, उसको हम क्लासीफाई करेंगे, और क्लासीफाई करके एक एक करके उसको हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद दूसरा हम देखेंगे योजना काल में जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रहा है, उसके उसमें जो ट्रेंड्स हैं, प्रोडक्शन के जो ट्रेंड्स हैं, वो क्या रहे हैं, तो वो भी देखेंगे। जो प्रोडक्शन है या प्रोडक्शन रेट है, जो उत्पादन या उत्पादन की दर है, उसमें क्या चेंजेस हुए हैं, किस तरह से चेंजेस हुए हैं, किसका अफेक्ट पड़ा है, कौन सी पॉलिसी का अफेक्ट पड़ा है, ये सब इसमें देखेंगे। एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, चेंज इन इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर, यानी जो पूरा इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर है उसमें जो उसके संरचना में जो परिवर्तन हुआ है, वो भी हम इसमें पढ़ेंगे। उसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसपे बहुत क्वेश्चन आते हैं, वो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट स्वतंत्रता के बाद से बहुत सारी जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई हैं, इन सबको भी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि जो विनिर्माण उद्योग है, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, ये इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट कहा जाता है क्योंकि इससे जो गुड्स प्रोड्यूस होती हैं, जो वस्तुएं प्रोड्यूस होती हैं, इनके साथ ये रॉ मटेरियल भी प्रोड्यूस करती हैं, क्योंकि ये दूसरे इंडस्ट्री को भी डेवलप करने में एक तरह से हेल्प करती हैं। यानी एक तरफ तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यूज करता है रॉ मटेरियल्स को प्राइमरी सेक्टर की हेल्प से, प्राथमिक क्षेत्र की हेल्प से, दूसरे जो यहाँ का प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट प्राइमरी सेक्टर को भी हेल्प करता है। जैसे एक एग्जांपल ये दे सकते हैं कि सपोज करो कि औद्योगिक क्षेत्र में कोई ऐसी मशीन बनती है जो खेती के काम आए, तो यहीं से इसी क्षेत्र की जो जो प्रोडक्ट हैं वो दूसरे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी इनपुट की तरह यूज होते हैं, और कृषि क्षेत्र में भी मशीनों की तरह उनको यूज किया जाता है, सर्विस सेक्टर में भी इनका यूज होता है। तो जो उत्पादन यहाँ से निकलता है औद्योगिक क्षेत्र से, वो बाकी के दोनों क्षेत्रों में और स्वयं उस क्षेत्र में इनपुट की तरह प्रयोग किया जाता है। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज देखेंगे कि कौन कौन सी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज अभी तक आई हैं, और शॉर्ट में उसके बाद डिस्कस करेंगे कि क्या प्रॉब्लम रही है, और जिस तरह से विकास होना चाहिए वो विकास अभी तक क्यों नहीं हो पाया है, उस स्तर तक का विकास क्यों नहीं हो पाया है। क्योंकि ये बहुत निश्चित रूप से जाना माना फैक्ट है, और आपको ये पहले भी बताया था कि जो जीडीपी है भारत की, उस जीडीपी में जो योगदान है कृषि क्षेत्र का, वो तो घट करके 14% 15% तक रह गया, लेकिन औद्योगिक क्षेत्र का जो योगदान है वो उतनी तेजी से नहीं बढ़ा जितनी तेजी से कृषि क्षेत्र का योगदान घटा। जबकि उम्मीद ये की जा रही थी कि इतने लंबे समय के योजनाओं के बाद, इतने लंबे समय के विकास परियोजनाओं के साथ औद्योगिक क्षेत्र में भी तेजी से विकास होना चाहिए, क्योंकि ये क्षेत्र अगर बढ़ता है किसी देश का,
तो ये बिल्कुल निश्चित रूप से जो किसी भी इकोनॉमी का डेवलपमेंट है, किसी भी इकोनॉमी की ग्रोथ है, वो कभी भी बिना इंडस्ट्रियल ग्रोथ के पॉसिबल नहीं है। तो जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, जब तक उसका विकास नहीं होता, तब तक किसी भी क्षेत्र, किसी भी इकोनॉमी का डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा जो प्रॉब्लम्स है वो हम देखेंगे और फिर ये देखते हैं कि क्या है, एक एक करके हम इस क्षेत्र में देखेंगे कि क्या है विनिर्माण क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर, इसकी अवधारणा क्या है, जैसा अभी आपको बताया कि इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या है और इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं। तो औद्योगिक विकास, जैसा अभी आपको बताया कि जब प्राकृतिक संसाधनों को इस तरह से मॉडिफाई किया जाता है, जिस 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 पर्टिकुलर संरचना के द्वारा ये प्रक्रिया अपनाई जाती है, वो उद्योग कहलाता है। और उस उद्योग के द्वारा जो विनिर्माण की प्रक्रिया होती है, मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस होती है, जिसमें किसी भी रॉ मटेरियल को इस तरह से उसकी संरचना में इस तरह से परिवर्तन किया जाता है कि वो यूजफुल बनता है और उसमें वैल्यू ऐड होती है। तो ये जो पूरा अवधारणा है, इसके अगर इसको हम देखें तो औद्योगिक विकास या विनिर्माण क्षेत्र या सेकेंडरी सेक्टर, द्वितीय क्षेत्र, इसका किसी भी देश की जो आर्थिक संपन्नता है उसके साथ सीधा सीधा रिलेशन होता है उसका। अगर उद्योगों का विकास होगा तो निश्चित रूप से देश की इकोनॉमी भी ग्रो करेगी। जो बहुत सारे विकसित देश हैं, जब तुलना की जाती है तो कहा जाता है कि अमेरिका ने बहुत विकास कर लिया है, जापान ने बहुत विकास कर लिया है, रूस बहुत विकसित हो गया है। तो ये सब का कारण एक ही है कि यहाँ पर जो औद्योगिक इकाइयां हैं, जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, उन सब में बहुत तेजी से और बहुत अच्छी गुणवत्ता का विकास हुआ है। यानी ये सब की सब जो है जुड़ी हुई है किससे? अगर देश की इकोनॉमी डेवलप है तो उसका एक बेस है, उसका एक आधार है औद्योगिक विकास। औद्योगिक दृष्टि से जो अल्प विकसित देश होते हैं या जो विकासशील देश होते हैं, उनके साथ ये समस्या होती है कि वो अपने रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट कर देते हैं, क्योंकि अपने देश में अगर इस तरह के उद्योग नहीं है जहां से उत्पादन संभव हो सके, तो उनको क्या करना पड़ता है कि वो अपने रॉ मटेरियल को, जो अपने रिसोर्सेज हैं, उनको एक्सपोर्ट कर देते हैं और जहां एक्सपोर्ट करते हैं वहां से बना हुआ सामान वो फिर इंपोर्ट करते हैं। तो ये इसीलिए एक सर्कल, एक विशेष सर्कल होता है जिसको कहते हैं दुष्चक्र। उस दुष्चक्र में फंसे रहते हैं, क्योंकि अगर किसी अल्पविकसित देश में रिसोर्सेज होने के बाद, और ये प्रश्न मुझे याद है कि 10th से लेकर 12th तक बहुत पूछा जाता है कि क्या कारण है कि भारत में इतने प्राकृतिक संसाधन होने के बाद भी यहाँ के निवासी निर्धन हैं। उसका एक कारण ये भी है कि जितने नेचुरल रिसोर्सेज देश के पास हैं, उन सारे नेचुरल रिसोर्सेज का पूर्ण विदोहन, इतनी कैपेसिटी नहीं है देश के पास, ना इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है देश के पास कि वो उसको यूज कर पाए। उसकी वजह से फिर हमारा ही देश नहीं, जितने अल्पविकसित देश हैं, सबको यही करना पड़ता है कि फिर वो अपना जो संसाधन है वो एक्सपोर्ट करते हैं और फिर वहां से बना हुआ जो प्रोडक्ट है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट जो वहां का होता है, उसको इंपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से दोहरी मार पड़ती है। क्योंकि रॉ मटेरियल तो सस्ता जाता है, एक्सपोर्ट होता है, लेकिन जो मैन्युफैक्चर होके प्रोडक्ट आता है वो फिर महंगा होता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे कपास है, अगर देश में कपास से बहुत अच्छे प्रोडक्ट कपड़े के नहीं बन सकते, तो फिर भारत क्या करेगा कि कपास जो है सस्ते दाम पे किसी दूसरे देश को, सपोज करिए अमेरिका को, एक्सपोर्ट कर देता है। तो वहां वो चूंकि रॉ मटेरियल के तरह जाता है और यहाँ पर कोई उसकी प्रोसेसिंग नहीं हुई होती है, तो वो सस्ते दाम पर जाता है। लेकिन उसी कपास को प्रोसेस करके जब वहां का कोई जो मिल है, जो वहां की मिलें हैं, कपड़ा मिलें हैं, जब वो अच्छे वहां से धागे बना करके और उसका कपड़ा तैयार करती हैं और उस कपड़े को बना करके क्या करती हैं, भारत को ही एक्सपोर्ट कर देती हैं, यानी भारत में उसका इंपोर्ट हो जाता है, तो वो कपड़ा बहुत महंगा पड़ता है। तो ये जो विनिर्माण की प्रोसेस है, यानी रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट को तैयार करना, अगर ये प्रोसेस किसी देश में डेवलप नहीं है तो वो देश विकास नहीं कर पाता, क्योंकि उसका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, उसका औद्योगिक विकास पिछड़ा रह जाता है। तो हम देखते हैं कि इस समय अगर हम जो डेटा है वो डेटा ये बताता है कि भारत में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो जीडीपी में उसका जो कंट्रीब्यूशन है, आपको शुरू में जब बताया था तब भी बताया था कि वो लगभग इस समय 30% है।
और ये बहुत लंबे समय से 24 से बढ़ता बढ़ता आजादी से समय से आज तक 30% ही हो पाया है। यानी इसका मतलब ये है कि पूरे पीरियड में जीडीपी इतनी बढ़ी है, लेकिन जो योगदान है इंडस्ट्रियल सेक्टर का वो उतनी तेजी से नहीं बढ़ पाया जितनी तेजी से उसके बढ़ने की आशा की जाती रही है, जितनी उम्मीद की जाती रही है कि वो बढ़ेगा, उतनी तेजी से वो नहीं बढ़ पाया। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है उद्योगों की, कि उद्योग जो है या जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है या जो सेकेंडरी सेक्टर है, इसमें एक डेटा ये भी दिया जाता है कि ये लगभग 280 लाख 280 लाख लोगों को रोजगार देता है। 280 लाख लोगों को रोजगार देता है, या 2 करोड़ 80 लाख आप कह सकते हैं। 2 करोड़ 80 लाख लोगों को ये रोजगार देता है। लेकिन इतनी बड़ी जनसंख्या में इतना थोड़ी सी मात्रा में रोजगार, ये बहुत अच्छा डेटा नहीं है। और ये कहा जाता है कि औद्योगिक विकास अभी बहुत इसमें कैपेसिटी है इसको डेवलप होने की, कि कम से कम अगर इस क्षेत्र में अगर कम से कम 20 से 30 करोड़ लोग अगर इसमें रोजगार पाते हैं, तब जाकर ये कहा जा सकता है, और जीडीपी में इसका योगदान लगभग 40 से 45% के बीच में होता है, तो कहा जाता है कि देश में औद्योगिक विकास की स्थिति अब काफी हद तक सुधरी है। तो खैर आगे एक एक करके हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सॉरी एक एक करके हम इसे डिस्कस करेंगे। और इस जब हम ये सारी चीजें पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो हमें ये पता चल जाएगा कि भारत में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसका पूरा ऐतिहासिक विकास किस तरह से हुआ है, पिछले समय से आज तक उसका डेवलपमेंट किस तरह से हुआ है। साथ ही ये भी जान लेंगे कि जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं उनका क्या कंट्रीब्यूशन है देश के विकास में। उसके अलावा तमाम स्पेशल कैटेगरी के जो तमाम तरह के उद्योग हैं वो कौन से हैं, किस तरह के हैं, ये सारी चीजें हम एक एक करके जान लेंगे। तो इसके बाद अगर हम इसके क्लासिफिकेशन पर आए, इसको जब हम पढ़ेंगे तो पूरा इतिहास पढ़ने के लिए इसको 2 भागों में बांट दिया है मैंने। एक तो बांट दिया है कि इंडिपेंडेंस से पहले क्या सिचुएशन थी, और दूसरा बांटा है कि जब हमें स्वतंत्रता मिल गई तो स्वतंत्रता के बाद क्या स्थिति हुई औद्योगिक विकास की। यानी औद्योगिक विकास की जो सिचुएशन थी वो बिफोर इंडिपेंडेंस क्या थी, और आफ्टर इंडिपेंडेंस उसमें क्या इम्प्रूवमेंट हुए। जो ये बिफोर इंडिपेंडेंस है, इस बिफोर इंडिपेंडेंस को भी मैंने 2 भागों में बांटा है। एक तो जब हम कॉलोनियल पीरियड में नहीं थे, यानी जब हम अंग्रेजों के गुलाम नहीं थे, तब भारत का जो औद्योगिक क्षेत्र था उसकी क्या सिचुएशन थी। और दूसरा फिर ये देखेंगे कि जब अंग्रेज आ गए और अंग्रेजों ने या ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरी तरह से कब्जा जमा लिया औद्योगिक क्षेत्र पर, तो क्या स्थिति हुई और उद्योगों का विकास किस तरह से संभव हो पाया। चार्जर और उसके बाद फिर पहला फेज हम देखेंगे इंडिपेंडेंस से पहले, और दूसरे फेज में देखेंगे कि आफ्टर इंडिपेंडेंस जब 1990s में इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ तो उससे पहले क्या सिचुएशन थी, और इकोनॉमिक रिफॉर्म के बाद जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में बहुत तेजी से बदलाव आया वो कैसा रहा और किस तरह का रहा। तो इन सारे चरणों में, इन सारे फेजेस में हम देखेंगे कि औद्योगिक विकास कैसे हुआ है, जिससे हमें इसे समझने में आसानी रहे और अच्छी तरीके से इसे हम समझ सकें कि जो पूरा डेवलपमेंट हुआ है औद्योगिक क्षेत्र का वो किस तरह से हुआ है, कैसे हुआ है। तो एक एक करके चलते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि प्री इंडिपेंडेंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट क्या रहा है। और उसमें भी जैसा अभी आपको बताया कि इसे 2 भागों में बांटा है। एक तो जब कॉलोनियल पीरियड था, जो औपनिवेशिक काल था, उससे पहले क्या स्थिति थी। तो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि औपनिवेशिक काल से पहले भारत में जो कुटीर और लघु उद्योग थे
वो उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा थी। बहुत सारे कुटीर और लघु उद्योग चलते थे। बहुत बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज़ तो नहीं होती थी, लेकिन पूँजी के आधार पर बहुत बड़े-बड़े उद्योग तो नहीं होते थे, लेकिन बहुत काफ़ी मात्रा में लघु और कुटीर उद्योग चलते थे। और ये कुछ उद्योग तो ऐसे थे जिनकी इम्पोर्टेंस जो है वो इंटरनेशनल लेवल तक थी। यानी उसमें जो प्रोडक्शन होता था वो बाहर निर्यात किया जाता था और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उनकी जो इम्पोर्टेंस थी वो न कि केवल लोकल लेवल पर थी, न केवल अपने देश में थी, बल्कि बाहर विदेशों में भी उनकी बड़ी इम्पोर्टेंस थी। इसमें बड़े सारे एग्जाम्पल दिए जाते हैं, जैसे ढाका का मलमल था, वो बहुत फेमस था कॉलोनियल पीरियड में भी। हम जानते हैं कि बांग्लादेश जो है वो भारत में ही था उस समय। इसी तरह से बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे थे और कहा जाता है कि भारत का जो कपड़ा था, भारत में जो कपड़ा बनता था वो इतनी अच्छी क्वालिटी का होता था, खासतौर से बंगाल में जो चाहे वो बांग्लादेश का हिस्सा रहा हो, चाहे वो आज का पश्चिम बंगाल हो, यहाँ जो कपड़े की क्वालिटी थी वो बहुत अच्छी थी। इसी तरह से साउथ में मसाले थे, मसाले जो है वो बाहर निर्यात होते थे। जो छोटी छोटी इंडस्ट्री लगी हुई थी वो उसमें उसे कृषि क्षेत्र से उनको लेके उन्हें प्रोसेस करके और उन मसालों को बाहर भेजती थी। तो इसी तरह से नमक था। इस तरह के बहुत बहुत सारे ऐसे उद्योग धंधे थे जो उस समय बहुत सारे डेवलप थे। तो इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। जो पहला वर्ग है वो है कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री या कुटीर और लघु उद्योग जिसको कहते हैं। जिसकी खास बात ये है कि ये इसको भी अगर हम दो भागों में बांटे तो ये एक वो उद्योग थे जो परिवार के सदस्यों के द्वारा ही चलाए जाते थे। कॉटेज इंडस्ट्री हम इनको कह सकते हैं, छोटे उद्योग थे और पीढ़ी दर पीढ़ी जो परिवार के सदस्य हैं वही उसमें काम करते रहते थे और अपने पूरे जो भी उनका उद्योग था पीढ़ी दर पीढ़ी वो उसको फॉलो करते थे और कोई ना कोई अगली पीढ़ी में उसे संभाल लेता था और पीढ़ियों से वो उनका उद्योग का जो काम था वो चलता रहता था। और ये जीवन निर्वाह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे उस समय जो कृषि, इसीलिए तो कृषि क्षेत्र की भी दुर्दशा हुई, क्योंकि इस तरह के जो उद्योग थे वो धीरे धीरे खत्म हो गए थे। इसीलिए कृषि क्षेत्र पर जो निर्भरता थी वो भी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तो एक कैटेगरी ये थी कि जिसमें जो वंशानुगत क्रम में चलाए जाने वाले परिवार के सदस्यों के द्वारा चलाए जाने वाले उद्योग थे, जिसमें जो जीवन निर्वाह के लिए चलाए जाते थे। और दूसरी कैटेगरी में ऐसे उद्योग थे जो वास्तव में अंतर्राज्यीय व्यापार करते थे और ये केवल व्यापार करने के लिए, जो इनके उद्योग थे वो केवल व्यापार करने के लिए ही नहीं थे, केवल अंतर्राज्यीय ही नहीं थे, बल्कि विदेशों में भी इनका निर्यात वो करते थे। इसमें जो बहुत फेमस उस समय उद्योग थे उसमें गुड़ और खांडसारी उद्योग बहुत फेमस था। उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती थी और एक राज्य से दूसरे राज्य में भी वो ले जाए जाते थे। उसके अलावा नमक उद्योग था जैसा अभी बताया। कालीन उद्योग उस समय बहुत प्रसिद्ध था। जम्मू कश्मीर का में जो कालीन बनते थे वो बहुत अच्छी क्वालिटी के होते थे। पाकिस्तान जो था, अफगानिस्तान जो था, जो उस समय भारत का अंग हुआ करता था, इन सब में जो शिल्प था वो बहुत अच्छा था। और यहाँ से जो बहुत सारे शिल्पकारी उद्योग थे, हाथी के दांत के बने हुए सामान थे, ये सब बहुत अच्छी इंडस्ट्रीज इनकी थी और ये बहुत फेमस थे। बाहर विदेशों तक ये बिकने के लिए जाते थे। और जैसा अभी आपको बताया कि भारत का जो सूती वस्त्र उद्योग था जिसमें मलमल जो है वो सबसे ज्यादा फेमस था, उसके अलावा जो रेशम था यहाँ का, चाहे वो ईस्टर्न इंडिया का रेशम हो, बहुत फेमस था वो, और साउथ इंडिया का रेशम हो जिसकी बहुत मांग थी विदेशों में रेशमी वस्त्रों की, और साथ ही साथ जो ऊनी वस्त्र थे, क्योंकि हम जानते हैं कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उसमें काफ़ी कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पर वुलन क्लॉथ्स की बहुत डिमांड थी, क्योंकि वो साल भर उनमें ठंडा जो है ठंड का मौसम रहता है। तो भारत से बने हुए जो सूती और रेशमी वस्त्र थे, ऊनी वस्त्र थे, इनकी बहुत मांग थी विदेशों में। और जो इनको इस सामान को पहुंचाने का जो काम करते थे ईस्ट से वेस्ट को, वो बीच में आप अगर ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो आप जानते हैं कि बीच में अरब व्यापारी थे, और अरब व्यापारी जो अफगानिस्तान के आगे जो रहते थे वो भारत से सामान लेते थे और ले करके उसे वेस्टर्न कंट्रीज को उसे सप्लाई करते थे। तो एक तरह से वो मध्यस्थ का काम करते थे।
और जो इनका भारत से वो सामान लेकर के भारतीय उत्पाद को यहाँ के जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट होते थे उसको लेकर के वो यूरोप के बाजारों में बेचने के लिए ले जाते थे। मुगल काल जब आया था तो मुगल काल में कालीन उद्योग जो है वो बहुत फेमस था, जूट उद्योग बहुत फेमस था, तलवार उद्योग उस समय बहुत प्रसिद्ध था, और जो उस समय के शिल्प थे, जो कलाएं थी, इन सारी कॉटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से जुड़ी हुई, वो बहुत ही उच्च गुणवत्ता की थी। और जो अगर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से देखें तो जो वेस्टर्न घाट है हमारा या जो पश्चिमी तट जिसको हम कहते हैं, उसमें कालीकट जो है, और ईस्टर्न तट पर जो है, पूर्वी तट पर जो मछलीपट्टनम जगह है, ये दोनों बहुत प्रसिद्ध थे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए, क्योंकि ज्यादातर व्यापार जो है वो समुद्र के रास्ते से ही होता था। तो ये दोनों जगहें जो थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। और इसके अलावा गुजरात में सूरत जो है अभी भी है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर है, लेकिन उस समय भी वो एक महत्वपूर्ण बंदरगाह हुआ करता था, जहां से इंटरनेशनल एक्सपोर्ट जो है वो भारत का जो बनाया हुआ प्रोडक्ट था वो विदेशों में जाता था। तो इस पूरी चीजों से एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है कि प्राचीन काल में विविध बहुत सारे इंडस्ट्रीज थी, छोटी ही थी, बहुत बड़ी बड़ी नहीं थी, लेकिन शिल्प और गुणवत्ता के मामले में भारत के उन छोटे उद्योगों का जो प्रोडक्ट था उसका कोई जवाब नहीं था। और यूरोप में, खासतौर से इंग्लैंड में, कहा जाता है कि भारतीय वस्त्रों की बहुत मांग थी। अगर कोटेशंस आप तमाम तरह के पढ़िए अंग्रेजों के, तो उसमें ये पता चलता है कि भारत के जो वस्त्र थे उनकी बहुत डिमांड थी, क्योंकि उनकी गुणवत्ता बहुत अच्छी होती थी। बस थोड़ा एक समस्या ये थी कि चूंकि सारी चीजें हाथ से बनती थी, तो इस वजह से उत्पादन जो है, प्रोडक्शन जो है वो कम होता था। और कम प्रोडक्शन की वजह से चूंकि उनकी डिमांड ज्यादा होती थी, सप्लाई कम होती थी, तो उनकी जो कॉस्ट है, जो उनकी प्राइस है, वो काफी ज्यादा हुआ करती थी। इसके बाद जैसे जैसे समय बीता और कॉलोनियल पीरियड आया, इतिहास आप पढ़ चुके हैं, आप लोगों ने देखा ही है कि किस तरह से व्यापार के लिए, क्योंकि व्यापार इतना अगर उस समय अगर डेवलप नहीं होता भारत का, तो बाहर के व्यापारी यहाँ पर व्यापार करने क्यों आते, क्योंकि एक ऐसा मार्केट था यहाँ पर। दूसरे एक यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स थे उनको ले जाकर के अपने देश में बेचने के लिए बाहर से जो विदेशी कंपनियां आई, और धीरे धीरे परिवर्तित हो गया पूरा भारत। आज हम पढ़ते हैं औपनिवेशिक काल, क्योंकि जो व्यापार करने के लिए आया उसने कब्जा जमा लिया देश पर। और लेकिन इंडस्ट्री, ये सब चीजें तो खैर आपने इतिहास में पढ़ी ही होंगी। हम ये देखते हैं कि जब औपनिवेशिक काल शुरू हुआ तो अर्थव्यवस्था पर उसका क्या प्रभाव पड़ा, एग्रीकल्चर सेक्टर पर उसका क्या प्रभाव पड़ा, ये सब तो हम देख चुके हैं। उनपे जो असर है उसका उसका किस तरह से क्या दुर्दशा की, वो सब हम देख चुके हैं। अभी हम ये देखते हैं कि जब औपनिवेशिक काल शुरू हुआ था, तो इस कॉलोनियल पीरियड में औद्योगिक क्षेत्र की क्या स्थिति हुई। बहुत सारे इतिहासकार ये कहते हैं कि कॉलोनियल पीरियड का देश को फायदा हुआ और औद्योगिक विकास हुआ। जो इंडस्ट्रीज यहाँ पर नहीं थी, वो इंडस्ट्रीज की स्थापना यहाँ पर हुई। एक एक करके हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या सिचुएशन हुई। लेकिन अगर हम इसे पीछे से शुरू करें, इतिहास से ही शुरू करें, तो हम ये कह सकते हैं कि अंग्रेजों ने जब भारत में औद्योगिकरण शुरू किया था, जब जैसा उनको क्रेडिट देते हैं इतिहासकार, तो सबसे पहले जो शुरुआत हुई थी वो बागान उद्योग से हुई थी। इस बात को याद रखिएगा। यानी नील की खेती, चाय की खेती और कॉफी की खेती। खेत तो यहाँ पर थे, प्रोडक्ट यहाँ पर थे, लेकिन उन प्रोडक्ट्स को इंडस्ट्री में जो कन्वर्ट करने का काम था वो अंग्रेजों ने सबसे पहले किया था। फिर उनको ये लगा कि ये सारी खेती तो ठीक है, और कहा यह भी जाता है कि एक चाल के अंतर्गत जब अंग्रेजों ने यहाँ पर कब्जा जमा लिया था, तो एक चाल के अंतर्गत भारत के किसानों को नील की खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया गया, जिसके लिए किसानों ने बहुत आंदोलन भी किया था। तो लेकिन यहाँ पर जो सूती वस्त्र उद्योग था, जो इतना फेमस था, जो इतना पॉपुलर था, जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, जो एक शत्रुता निभाई अंग्रेजों ने, वो सबसे ज्यादा यही निभाई कि यहाँ के वस्त्र उद्योग को उन्होंने बिल्कुल चेंज कर दिया। उसमें इतना स्ट्रक्चरल रिफॉर्म किया कि जो सिचुएशन
ये थी कि एक्सपोर्ट होता था सामान, सूती वस्त्र बाहर को, वो इंपोर्ट होने लगा कुछ समय के बाद से। खैर ये आगे हम देखेंगे। तो 1850 और 1855 के बीच में, आगे अभी मैं आपको दिखाऊंगी, कपास के कारखाने लगाए गए, पटसन की मिलें जो है वो खोली गई, कोयले की खानों की शुरुआत हुई। ये सारी चीजें जो हुई हैं, ये कहा जाता है 1850 से लेकर के 55 के बीच में। 1850 से लेके 1855 के बीच में जो जब अंग्रेजों का ध्यान इस बात पर गया कि भाई भारत का जो सूती वस्त्र उद्योग है वो ज्यादा डेवलप है, तो सबसे पहला जो कब्जा है वो उस पर जमाने की जरूरत है। इसी में कहा, जब इसके बाद जब आगे बढ़ेंगे, अभी पूरा इतिहास जब देखेंगे, 19वीं शताब्दी जब शुरू हुई थी, 19वीं शताब्दी का जो दूसरा पार्ट था उसमें बंबई में बहुत सारी सूती कपड़ों की मिलें खोली गई थी, और ज्यादातर ओनरशिप जो थी वो तो अंग्रेजों की ही थी। जो भारत के ओनरशिप थी, भारत के जो किसी व्यक्ति ने अपनी पूंजी लगाई थी, वो भारत की पहली जूट मिल कही जाती है, 1855 में खोली थी। और एक भारतीय थे, कावस जी नाना भाई, उनका गुजराती थे ये, और इन्होंने सबसे पहली एक कपड़े का कारखाना इन्होंने सबसे पहले भारत में खोला था। और जो भारत की पहली जूट मिल थी वो एक अंग्रेज ने खोली थी जिसका नाम था जॉर्ज एलन, और इसने बंगाल में सबसे पहले, एक जगह है रिशरा नाम है उसका, वहां पर सबसे पहली जूट मिल उसने 1855 में खोली थी। तो एक एक करके देखेंगे कि और क्या क्या डेवलपमेंट हुआ भारत में। तो सबसे पहले कुछ खास खास चीजें हम देख लेते हैं। जैसा अभी आपको कहा कि मुंबई में प्रथम सूती कपड़े की मिल की स्थापना 1854 में हुई थी। औपनिवेशिक काल जो था, जो कॉलोनियल पीरियड था, वास्तव में क्रेडिट इसको दिया जाता है कि जो आधुनिक उद्योग हैं उनकी स्थापना भारत में अंग्रेजों ने की, इसका क्रेडिट उनको दिया जाता है, तमाम सारे इतिहासकार यही कहते हैं। और लेकिन स्थापना तो जरूर की, लेकिन इनका उद्देश्य क्या था, इस पर अगर क्रिटिसाइज करते हैं अर्थशास्त्री तो कहते हैं कि स्थापना जरूर की, लेकिन जो उद्देश्य था वो भारत का विकास नहीं था। उनका उद्देश्य जो था वो अपने औपनिवेशिक हितों को ही पूरा करना था, क्योंकि इस समय जो है ये समय ऐसा था जिस समय नए नई इंडस्ट्रीज की जो कंपटीशन थे इंग्लैंड में, वो होने शुरू हो गए थे, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वहां पर शुरू हो गया था। तो जो जो नवीन औद्योगिक व्यवस्था थी उसके अंतर्गत कच्चा माल ब्रिटेन में ले जाना पॉसिबल नहीं था। सबसे बड़ी, क्योंकि पहले जैसा अभी आपको बताया कि कच्चा माल ले जाकर के वहां प्रोडक्ट, पहले तो यही शुरू किया था ना अंग्रेजों ने कि कच्चा माल यहाँ से ले जाना और उसे अपने देश में ले जाकर के वहां पर वस्त्र बनाना, या जो भी प्रोडक्ट ले जाते थे प्रोडक्ट बनाना, और प्रोडक्ट को ला करके देश में, हमारे देश में उसको बेचना। यानी देश को इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बजाय उन्होंने एक मार्केट की तरह की देखा कि संसाधन को यहाँ से उठाया, बाहर को भेजा, वहां पर उसमें मॉडिफिकेशन किया, मैन्युफैक्चरिंग की, और उसे ला करके देश में बेचना आरंभ किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि भारत का संसाधन पूरी तरह से ब्रिटेन को ट्रांसफर होना शुरू हो गया था। लेकिन जब नवीन औद्योगिक व्यवस्था हुई तो उसमें समस्या ये हुई कि ब्रिटेन जो है उसके पास इतने संसाधन नहीं बचे, क्योंकि बहुत सारी पॉलिसी चेंज हुई थी, बहुत सारे वहां पर ब्रिटेन में भी तमाम तरह के चेंजेस हुए थे। तो जो वहां के पॉलिसी चेंजेस थे और यहाँ पर जो ब्रिटिश शासन बनाए रखने की स्थिति थी, उसमें ये संभव नहीं था कि यहाँ से रॉ मटेरियल वो बाहर भेज पाए। तो इसीलिए यही कारण था कि यहाँ पर उनको जो मिलें थी उनकी स्थापना उनको करनी पड़ी, यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट था वो उनको करना पड़ा। तो इसके बाद धीरे धीरे जैसे जूट है, चीनी है और कागज उद्योग के लिए जो रॉ मटेरियल था वो सब उनको भेजना, बाहर ले जाना संभव नहीं था। इसीलिए इसी तरह से बहुत जो आधारभूत उद्योग थे, जैसे एल्युमिनियम उद्योग था, लोहा इस्पात उद्योग था, रेलवे उद्योग, इन सब की स्थापना फिर इसीलिए यहाँ पर की गई, जिनका उद्देश्य किसी भी स्थिति में भारत का विकास नहीं था, बल्कि उनका जो मुख्य उद्देश्य था वो था
अपने औपनिवेशिक हितों की सुरक्षा करना और ब्रिटेन के हित को बनाए रखना। और इसके बाद जब 1880 से 1895 की जो स्थिति हम देखते हैं, या फिर हम अभी एक नजर मार लेते हैं कि 1854 से लेकर के कौन कौन सी मिलें थी जो फर्स्ट टाइम एस्टेब्लिश की गई थी। तो जैसा अभी बताया कि कोलकाता में जूट जूट इंडस्ट्री प्रारंभ हुई थी 1855 में। जैसे अभी आपको बताया कि एक अंग्रेज थे जिन्होंने इसकी स्थापना की थी, और प्रथम सूती कपड़े मिल की स्थापना जो भारतीय हिस्सेदारी के साथ शुरू हुई थी वो 1854 में मुंबई में सबसे पहली की गई थी। खनन उद्योग जो है वो पश्चिम बंगाल के रानीगंज में सबसे पहले शुरू हुआ था, 1772 में ही शुरू हो गया था ये। इसके अलावा जो प्रथम रेलगाड़ी है कहते हैं इसका भी क्रेडिट अंग्रेजों को ही दिया जाता है, और 1854 में। तो ये 1850 से लेके, जैसा अभी आपको बताया कि 1855 के जो 5 साल थे इनमें बहुत सारे इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, बहुत सारी इंडस्ट्रीज का, जिसमें कपड़े का, जूट का, कोयले खनन का, रेल उद्योग का, और इसके अलावा ये सारी चीजें वहां पर जो इस्टेब्लिश की गई थी, इसका क्रेडिट जो है अंग्रेजों को दिया जाता है। 1907 में जो ये जमशेदपुर में, जो आज झारखंड में है, इसमें टाटा ने सबसे पहले लौह इस्पात कारखाना 1907 में लगाया था। तो इस तरह की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बड़ी लंबी कहानी है जिसको हम आगे एक एक करके देखेंगे। अगर हम इसकी स्थितियां देखें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसके बाद जो 1818 में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल जो लगाई गई थी वो फोर्ड ग्लास्टर थी, पश्चिम बंगाल में लगाई गई थी। लेकिन यहाँ पर ये बात ध्यान रखिएगा कि पहली सूती मिल ये इसलिए नहीं कहते क्योंकि ये सब पूरी तरह से अंग्रेजों के एस्टेब्लिशमेंट में थी, यानी इसमें जो पूंजी लगी थी वो अंग्रेजों की थी, भारतीयों की नहीं थी। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि जो भारतीय एस्टेब्लिशमेंट है उसमें जो सबसे पहली सूती मिल लगी थी वो 1854 में मुंबई में ही सबसे पहले उसकी स्थापना की गई थी। इस बात को याद रखिएगा। जो चीनी मिल है सबसे पहले वो 1840 में बिहार में बेतिया में सबसे पहले इस्टेब्लिश की गई थी। जूट जैसा अभी आपको बताया कि 1855 में एक अंग्रेज के द्वारा रिसरा पश्चिम बंगाल में, लेकिन उसमें भारतीय ओनरशिप भी थी। इस्टेब्लिश तो इसे अंग्रेज ने किया था लेकिन पूंजी में जो हिस्सेदारी थी वो हिंदुस्तानी जो हिंदू भारत के लोग थे उनकी भी थी। इसके अलावा 1870 में ऊनी वस्त्र के लिए कानपुर में, आप लोग को याद होगा अगर लाल इमली अगर आप लोगों ने कभी सुना हो तो बहुत फेमस ये एक ऊनी वस्त्र उद्योग हुआ करता था कानपुर का। लाल इमली बहुत पुराना था, अब तो बंद हो गया शायद, ऐसा सुना है, क्योंकि ये कॉम्पीट नहीं कर पाया आज की प्रतियोगिता में, आज की जो मशीनीकरण का युग था। लेकिन उस समय इसकी जब स्थापना हुई थी तो उस समय बहुत अच्छी क्वालिटी इसकी हुआ करती थी, और 1870 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था कानपुर में। 1870-74 में लोहा इस्पात का उद्योग जो है वो स्थापित किया गया था कुल्टी में। ये भी ध्यान रखिएगा कि ये उद्योग जो है वो भारतीय हिस्सेदारी में नहीं था। भारतीय हिस्सेदारी का या भारतीय पूंजी के साथ जो पहला उद्योग स्थापित हुआ था वो 1907 में टाटा का हुआ था। इसके बाद कुछ और उद्योग देखते हैं कि कौन कौन से शुरू हुए थे। कानपुर में के साथ साथ जो कागज उद्योग है वो लखनऊ में और कानपुर दोनों में शुरू हुआ था। इसी तरह से 1904 में चेन्नई में सीमेंट उद्योग शुरू किया गया था। रेलवे वर्कशॉप जो है वो 1885 में जमालपुर एक जगह है मुंगेर के बिहार के मुंगेर में, वहां पे शुरू की गई थी। और अभी जैसा बताया कि रानीपेट एक जगह है तमिलनाडु में जहां पर 1905 में रासायनिक उर्वरकों की फैक्ट्री सबसे पहले लगाई गई थी। इसी तरह से जेके नगर है पश्चिम बंगाल का जहां पर 1937 में एल्युमिनियम का कारखाना स्थापित किया गया था। इसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं तो अभी जैसा आपको बताया कि 1907 में जमशेदपुर में लोहा इस्पात उद्योग टाटा के द्वारा, 1919 में वर्णपुर में लोहा इस्पात उद्योग टाटा के द्वारा, 1923 में भद्रावती में लोहा इस्पात उद्योग ये भी जो है टाटा की भागीदारी के साथ ही था। 1938 में मुरी झारखंड में एल्यूमिनियम उद्योग, इन सब की स्थापना की गई थी। ये पूरा ऐसा फेज था जो 1850 से लेकर के 1938 तक, और अगर इसके भी हम दो भाग कर दें तो हम कहेंगे प्रथम विश्व युद्ध तक और फिर प्रथम विश्व युद्ध से दूसरे विश्व युद्ध तक। अगर जो ये कॉलोनियल पीरियड है अगर इसको भी हम दो भागों में बांट दें, बच्चों
अगर कॉलोनियल पीरियड को भी हम दो भागों में बांट दें तो हम ये कह सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध से पहले की स्थिति और प्रथम विश्व युद्ध से द्वितीय विश्व युद्ध के बीच की स्थिति, और उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तो भारत स्वतंत्र हो ही गया था, तो स्वतंत्रता के बाद की स्थिति इस इतिहास में जुड़ जाती है। तो प्रथम विश्व युद्ध तक तो भारतीय उद्योगों का जो विकास हुआ था उसमें ये कहा जाता है कि 1855 तक तो काफी 1855 से कहते हैं कि 1880 तक भी मान लेते हैं कि 1880 तक, और जितने आपने अभी ये देखे हैं इन सब में अगर आप देखते हैं तो आपको ये लगता है कि 1880 तक तो थोड़ा बहुत कारखानों का एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। अगर हम पीछे भी जाएं तो हम ये देखते हैं कि देखिए अगर इसे आगे हम देखें तो 1870 में, 1818 में, 1854 में, 1840 में, यानी मैक्सिमम जो उद्योगों की स्थापना हुई थी वो 1880 तक हुई थी। तो 1880 तक तो काफी मात्रा में अंग्रेजों ने उद्योगों की स्थापना भारत में करवाई, लेकिन ये कहा जाता है कि बाद के 15 साल 1880 से लेकर के 1895 तक 18 अगर हम इसे कहें कि 1880 से लेकर के 1895 तक 95 तक भारत में किसी भी प्रकार का कोई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हुआ। लेकिन खास बात यह थी कि जो एस्टेब्लिश हो गए थे उन्होंने काफी ग्रोथ की। जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश थे 1880 तक उनमें काफी अच्छी ग्रोथ हुई। जो सूती कपड़ा उद्योग है जितने एस्टेब्लिश किए गए थे, चाहे वो कानपुर का हो, चाहे वो ऊनी उद्योग हो कानपुर का, सूरत में, मुंबई में, बंगाल में जूट उद्योग जो डेवलप किए, सारे बहुत तेजी से बढ़े और बहुत तेजी से इनकी जो मिलें थी, सूती मिलें थी, उनकी संख्या भी बढ़ी। कहते हैं कि 1895 के आसपास भारत में सूती मिलों की संख्या लगभग 150 के आसपास थी और लगभग 30 जूट मिलें थी। तो ये काफी बड़ी मात्रा थी जहां पर बिल्कुल किसी तरह का कोई एस्टेब्लिशमेंट नहीं था। तो वहां पर 18वीं शताब्दी के खत्म होते होते तक, अगर 19वीं शताब्दी के खत्म होते होते तक अगर काफी डेवलपमेंट हुआ, संख्या अगर इनकी बढ़ी, तो ये काफी अच्छी ग्रोथ है। नया एस्टेब्लिशमेंट भले ही नहीं हुआ था लेकिन इनकी संख्या काफी तेजी से बढ़ी थी और इनमें उत्पादन भी काफी तेजी से बढ़ा था। साथ ही कहते हैं कि कोयला खान जो है, कोयले की खानें भी काफी मात्रा में, लगभग 120 से 25 के आसपास कोयला खानें जो हैं उस समय तक डेवलप हो चुकी थी 1895 के आसपास, यानी जब बिल्कुल समाप्ति की तरफ थी सदी, जो डिकेड था वो बिल्कुल समाप्ति की तरफ था, उस समय की बात ये कह रहे हैं आपको। तो इसके बाद अगर इसके आगे चलें तो एक चीज ये भी है अगर हम जितना पूरी सारी चीजें पढ़ते हैं उसमें अगर हम ये देखें कि भारत जो है वो कोई बहुत ज्यादा इंडस्ट्री बेस्ड कंट्री कभी नहीं रहा। भले ही उसमें थोड़ी थोड़ी ये एस्टेब्लिशमेंट हो गए थे, और कॉलोनियल पीरियड से पहले भी देखिए तो बहुत स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी जो शिल्प पर बेस्ड थी, आर्ट पर बेस्ड थी, लेकिन कोई अगर हम इसे कहें कि ये एक इंडस्ट्रियल कंट्री था तो वास्तव में भारत कभी भी इंडस्ट्रियल कंट्री कभी नहीं रहा आजादी से पहले। यहाँ तक कि जो इंग्लैंड और आज के जो तमाम सारे आज की इंडस्ट्रियल कंट्री हैं इन सबको भी देखें तो जैसी सिचुएशन थी वैसी सिचुएशन भारत में बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन भारत के साथ अगर ये कहा जाए कि यहाँ पर जो एग्रीकल्चर सेक्टर था उसके साथ साथ छोटे छोटे जो कुटीर उद्योग और धंधे थे उनकी वजह से सब कुछ ठीक चल रहा था। समस्या शुरू हुई जब 18वीं शताब्दी के मध्य में अंग्रेज आए और अंग्रेजों ने कपास उद्योग पर अपना पूरा कब्जा जमा लिया। और अंग्रेजों के इस कपास उद्योग पर कब्जा जमाने का जो दो बहुत मेन रीजन थे वो यही था कि 1750 में 1750 के आसपास ही इंग्लैंड में जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ था वो बहुत जिम्मेदार था इसके लिए। और दूसरा था, अगर इसके लिए अपने देश में अगर हम कारण ढूंढें
तो वो था प्लासी की लड़ाई, जिसने भारत में विदेशी शासन की स्थापना को एक आधार दिया, जिसकी वजह से भारत की इकोनॉमी जो है वो बहुत कितनी बुरी तरह से अस्त व्यस्त हुई। इसके साथ जब प्लासी की लड़ाई जीत ली गई और जो हमारा जो शासक था, जो अंग्रेजी शासन था, उसने पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली दोनों तरह से देश को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय जो छोटे उद्योग थे, आर्ट बेस्ड उद्योग थे, शिल्प बेस्ड उद्योग थे, उनको बहुत नुकसान पहुंचाया। और उसी का नतीजा हम देखते हैं कि जो भारतीय लघु कुटीर उद्योग की और जो हस्तशिल्प कलाएं थी, जो प्राचीन परंपराएं थी, वो लगभग लुप्त हो गई। और इसी को कहते हैं कि इसी के बाद से अंग्रेजों के आने के साथ ही भारत में ऐसा एक इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर शुरू हुआ जिसमें जिसको कहते हैं डाइंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी मृत्यु के समीप पहुंचने वाला कुटीर उद्योग या विलुप्त उद्योग जिसको कहते हैं, कि वो स्थितियां शुरू हो गई थी। और जो एक सर्कल था कि भारत से बनकर के कपड़ा जाता था, एक्सपोर्ट होता था, वो उल्टा होना शुरू हो गया और विदेशों से जो है वो प्रोडक्ट बन करके हमारे देश में आने लगे, जिसकी वजह से यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम शुरू हुई। इसके बाद अगर हम आगे चलते हैं, आगे जो स्वतंत्रता से के बाद स्थिति थी, उसकी स्थिति को समझने से पहले कुछ क्लासिफिकेशन है उद्योगों के, वो जानने जरूरी हैं, क्योंकि ये सारे टर्म्स जो हैं वो बार बार पूरे विकास में, जो औद्योगिक विकास है, उसमें इन शब्दों का प्रयोग होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इनकी जानकारी होनी चाहिए। अगर ये सारी चीजें आपको नहीं पता होंगी तो थोड़ा सा समस्या हो सकती है। तो आगे चलते हैं। इसमें जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन में इसे 5 भागों में जो उद्योग हैं, किसी भी देश के उद्योग, खाली हमारे देश के नहीं, एक जनरल क्लासिफिकेशन है। और जो उद्योग हैं उनको, क्योंकि इस तरह के तमाम शब्द अभी मैं यूज करूंगी, कोर उद्योग, उपभोक्ता उद्योग, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि ये सारे उद्योग क्या हैं। तो उद्योगों को क्लासिफाई किया जाता है। उद्योगों को क्लासिफाई करने के लिए 5 आधार तय किए गए हैं। इसमें से एक एक करके मैं आपको बताऊंगी, जिसमें से सबसे पहला जो बेस है वो है रॉ मटेरियल के आधार पर, जो कच्चा माल है उसके आधार पर, यानी जो उद्योगों में कच्चा माल यूज होता है, उस कच्चे माल के आधार पर उद्योगों के प्रकार निर्धारित किए जाते हैं। जिसमें से, जिसको जैसे आप देख रहे हैं कि 2 भागों में इसे बांटा जाता है। एक है एग्रीकल्चर बेस्ड, और इसकी खास बात क्या है कि एग्रीकल्चर बेस्ड जो इंडस्ट्रीज हैं, उसमें वो इंडस्ट्री आती हैं जिनमें रॉ मटेरियल के लिए जो कृषि प्रोडक्ट हैं, जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हैं, उनका यूज किया जाता है। ये एग्रीकल्चरल बेस्ड प्रोडक्ट कौन कौन से हैं जो हमारे देश में है? उसमें से पेन गायब हो जाती है। तो उसमें से जैसे सूती वस्त्र उद्योग है, हम सब जानते हैं कि कॉटन बेस्ड है। चीनी उद्योग है जो गन्ने पर आधारित है। जूट उद्योग है जो पटसन पर आधारित है। तो ये सारे उद्योग जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट पर बेस्ड हैं, उनको हम कहते हैं कृषि आधारित उद्योग। और दूसरे प्रकार के उद्योग कच्चे माल, जिनमें कच्चा माल जो यूज होता है, जो इनपुट यूज होता है, वो अगर मिनरल्स यूज होते हैं, खनिज पदार्थ यूज होते हैं, तो हम कहते हैं खनिज आधारित उद्योग। और इनकी खास बात क्या है कि ये कच्चे माल के रूप में क्या यूज करते हैं? मिनरल्स को, मिनरल जो खनिज पदार्थ हैं उनका प्रयोग करते हैं। जैसे लोहा इस्पात है जिसमें आयरन ओर यूज की जाती है। स्टील उद्योग है, उसमें भी आयरन ओर यूज की जाती है। केमिकल्स हैं, इसके अलावा सीमेंट उद्योग है। इन सब में जो भी यूज किया जाता है वो खनिज पदार्थों को प्रयोग किया जाता है। इस आधार पर इसे बांटा जाता है 2 भागों में, कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग।
उसके बाद दूसरा क्लासिफिकेशन देखते हैं। दूसरा क्लासिफिकेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा इसके बारे में, बेसिस ऑफ ओनरशिप यानी स्वामित्व के आधार पर। जो उद्योग हैं उनमें स्वामित्व किसका है और नियंत्रण किसका है इसके आधार पर इसे 4 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज या सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज या सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग वो उद्योग हैं जिन पर ओनरशिप यानी स्वामित्व, कंट्रोल यानी नियंत्रण और पूरा का पूरा मैनेजमेंट किसके हाथ में होता है? सरकार के हाथ में। तो ऐसे सारे उद्योग पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज या सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग कहलाते हैं। बहुत सारे उद्योग हैं अभी भी जो सार्वजनिक क्षेत्र में ही आते हैं, जैसे बोकारो में लोहा और इस्पात संयंत्र है, चितरंजन लोकोमोटिव जहां पर रेल के इंजन बनते हैं, आप लोग जानते होंगे। तो बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो अभी भी गवर्नमेंट, जैसे BHEL है इसके अलावा HAL है, तमाम तरह के ऐसे उद्योग हैं जो पूरी तरह से सरकार के नियंत्रण में है अभी भी, तो उनको हम रखते हैं सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम में, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग में। दूसरा क्षेत्र है निजी क्षेत्र या प्राइवेट सेक्टर में क्लासिफाई किया जाता है, यानी ऐसे उद्योग जिनका स्वामित्व, नियंत्रण और प्रबंधन या तो किसी व्यक्ति के द्वारा किया जाता है या व्यक्तियों के समूह के द्वारा किया जाता है, ग्रुप ऑफ पीपल उसे चलाते हैं, या फिर किसी फर्म या कंपनी के द्वारा किया जाता है। तो अगर इनके द्वारा स्वामित्व और नियंत्रण किया जा रहा है तो वो निजी क्षेत्र कहलाता है। और बहुत सारे एग्जाम्पल इसके दे सकते हैं। टाटा है, JK सीमेंट है, बिरला है, तमाम तरह की कंपनियां हैं, बहुत सारे उदाहरण आप दे सकते हो। जितनी निजी क्षेत्र की कंपनियां हैं वो सब के सब इसके अंतर्गत आती हैं, जिसमें स्वामित्व और नियंत्रण किसका रहता है? किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति का या फिर व्यक्तियों के समूह का। अंबानी है ना, बहुत सारे ऐसे हम उदाहरण दे सकते हैं। एक और क्लासिफिकेशन कहा जाता है इंडस्ट्रीज का, वो है ज्वाइंट सेक्टर, संयुक्त क्षेत्र। जो तीसरा क्षेत्र है वो कहलाता है ज्वाइंट सेक्टर या संयुक्त क्षेत्र। इसमें ज्वाइंट पार्टनरशिप होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो आजकल PPP मोड चल गया है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड, जिसमें दोनों की भागीदारी रहती है, सार्वजनिक क्षेत्र यानी गवर्नमेंट की भी और निजी व्यक्तियों की, फर्मों की या समूहों की, दोनों मिला करके, पब्लिक यानी गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिल करके जब कोई वेंचर चलाते हैं, कोई इंडस्ट्री चलाते हैं, तो उसको कहते हैं संयुक्त क्षेत्र की कंपनी। जैसे तमाम सारे आजकल आप देख रहे हैं पोर्ट्स हैं, पोर्ट्स को चलाने का काम जो बंदरगाह, हवाई अड्डे हैं उनको, जो बंदरगाह हैं उनको एस्टेब्लिशमेंट का और चलाने का काम दोनों मिलकर के कर रहे हैं। इसी तरह से तमाम सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो पब्लिक और प्राइवेट ओनरशिप में, पार्टनरशिप में चल रहे हैं, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर देने का काम गवर्नमेंट करती है और बाद में उसको रन करके मैनेज करने का काम प्राइवेट ओनरशिप में चलता है। हालांकि उस पर से ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा नियंत्रण सरकार अपना हटा लेती है, तो उसकी अपनी शर्तें हैं। लेकिन ज्वाइंट सेक्टर कहते हैं तो ऐसे उद्योग जो दोनों के नियंत्रण में चलते हैं, प्राइवेट सेक्टर के भी और पब्लिक सेक्टर के भी, उसको मिला जुला करके दोनों चलाते हैं, तो इसको कहते हैं ज्वाइंट सेक्टर। जिसमें 2 एग्जाम्पल दिए जाते हैं, एक तो अपोलो टायर्स का और दूसरा मारुति उद्योग का। इसके बाद फिर एक चौथा क्षेत्र और आता है उद्योगों का, वो है सहकारी क्षेत्र या कोऑपरेटिव सेक्टर। बहुत पॉपुलर है इस समय ये, जिसमें कच्चे माल के उत्पादकों के द्वारा एक कोऑपरेटिव कमेटी बना ली जाती है, सहकारी समिति बना ली जाती है और ये मिलकर के एक उद्योग की स्थापना करते हैं। ऐसे उद्योगों को हम कहते हैं सहकारी क्षेत्र के उद्योग, जहां कोऑपरेटिव कमेटी बना करके उसे पूरे उद्योग को रन किया जाता है। जैसे गुजरात का अमूल है, कांधला का इफ्को है, लिज्जत पापड़ है, महाराष्ट्र के तमाम सारे चीनी उद्योग जो हैं वो सब सहकारी क्षेत्र के उद्योगों के अंतर्गत आते हैं। कोऑपरेटिव कमेटीज जो हैं वो इन उद्योगों को चलाती हैं। उसके बाद एक और बेसिस है, तीसरा बेस है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, यानी जो उनका कार्य करने का तरीका है, उस कार्य करने के प्रोडक्शन करने के तरीके पर जब हम उसे क्लासिफाई करते हैं तो कहते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ मेजर फंक्शंस इंडस्ट्री कैसे क्लासिफाई की जाती हैं। तो
जो ये क्लासिफिकेशन है, इसमें इंडस्ट्रीज को हम दो भागों में बांटते हैं। एक तो बेसिक इंडस्ट्रीज या आधारभूत, ये नाम आप बहुत बार सुनेंगे अभी जब हम विकास की बात करेंगे कि आधारभूत उद्योगों में वृद्धि हुई, उपभोक्ता उद्योगों में कमी हुई, या उपभोक्ता उद्योगों पर ज्यादा फोकस किया गया, आधारभूत उद्योगों पर फोकस नहीं किया गया। तो इसीलिए ये क्लासिफिकेशन आपके लिए जानना जरूरी था कि कौन से होते हैं आधारभूत उद्योग और कौन से होते हैं उपभोक्ता उद्योग। तो कंज्यूमर इंडस्ट्री कौन सी है और आधारभूत या बेसिक इंडस्ट्री कौन सी है। तो इनकी खास बातें क्या है कि बेसिक इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो इनके प्रोडक्ट हैं वो दूसरे उद्योगों के द्वारा कच्चे माल के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। यानी बेसिक इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जो दूसरी इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराने का काम करती है। जैसे मान लीजिए धागा बनाने वाली कोई फर्म है, कोई उद्योग है, अगर वो धागा बनाती है तो उस धागे का यूज कौन करता है? जो कपड़ा मिल है, जो सूती वस्त्र उद्योग है। तो ये चूंकि रॉ मटेरियल प्रोवाइड करा रहे हैं ऐसे उद्योग, इसी तरह से जैसे पेट्रो रसायन है वो क्या करता है, उसे रॉ मटेरियल जो है, जो जमीन से निकला हुआ कच्चा तेल है, उसको प्रोसेस करता है और प्रोसेस करके ऐसे उद्योग को प्रोवाइड कराता है जहां से यूजफुल केमिकल्स, दवाएं या फिर कोई और अन्य चीज वहां से बनना शुरू होती है। तो आधारभूत उद्योग वो उद्योग हैं जिनके द्वारा जो प्रोडक्ट बनते हैं वो प्रोडक्ट दूसरे उद्योगों में रॉ मटेरियल की तरह यूज होते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। इसमें बहुत सारे उद्योग हैं, लोहा इस्पात उद्योग है, पेट्रो रसायन उद्योग है, और भी इसमें बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं जैसे अभी आपको नाम लिया। ये सारी चीजें आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। दूसरा उपभोक्ता उद्योग है। बिल्कुल क्लियर सा डिफरेंशिएशन है कि इनके जो ऐसे प्रोडक्ट जो सीधे सीधे कंज्यूमर यूज करता है, सीधे कंज्यूमर तक पहुंच जाते हैं। यानी इसमें पूरी प्रोसेस क्या हुई कि एक प्रोडक्ट तो वो बना जो सीधे कंज्यूमर तक नहीं पहुंचा, बीच में कहीं किसी दूसरी इंडस्ट्री में पहुंच गया उसको मॉडिफाई करने के लिए, वहां पर रॉ मटेरियल की तरह यूज हुआ और वहां से जो प्रोडक्ट निकला वो कंज्यूमर तक पहुंचा। तो जो पहली स्थिति है उसमें वो कहलाती है बेसिक इंडस्ट्रीज। और अगर कोई प्रोडक्ट सीधे इस तरह से उत्पादित होता है कि उसमें जो उत्पादन हुआ वो सीधे कंज्यूमर उसे यूज कर लेता है, तो इसको हम कहते हैं कंज्यूमर इंडस्ट्री, जिसमें टूथपेस्ट है, साबुन है, चीनी उद्योग है। एक एग्जाम्पल और इसको आपको दे सकती हूँ। सपोज करिए जैसे मान लीजिए कि जो लैपटॉप है, अगर लैपटॉप का जो ये बनता है, जो स्क्रीन बनती है, इसको स्क्रीन बनाने वाली कोई इंडस्ट्री है और वो प्रोडक्ट बना रही है, तो लैपटॉप की स्क्रीन को हम केवल स्क्रीन तो हम यूज करते नहीं है, तो वो किसके लिए रॉ मटेरियल का काम करेगी? उस कंपनी के लिए जो लैपटॉप बनाती है। इसी तरह से इसके अंदर जितने भी प्रोडक्ट लगते हैं वो सब के सब जिन जिन फर्मों के थ्रू बनते हैं वो सब बेसिक इंडस्ट्रीज में आती हैं, क्योंकि वो सब जाकर के फिर इस तरह के इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल की तरह यूज होती हैं जो एक ऐसा प्रोडक्ट बनाती है जो फिर कंज्यूमर जिसे यूज करता है। तो इसके बाद एक चौथा क्लासिफिकेशन है इसका, उद्योग की साइज के बेस पर। उद्योगों के जो आकार है उसके आधार पर इसे 3 भागों में बांटा जाता है: लार्ज स्केल इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और रूरल एंड कॉटेज इंडस्ट्री। बड़े पैमाने के उद्योग, छोटे पैमाने के उद्योग और ग्रामीण और कुटीर उद्योग। इनकी खास बातें क्या है कि बड़े पैमाने के उद्योग में हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि बहुत ज्यादा पूंजी निवेश करना होता है, हैवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है, मशीनरी जो यहाँ की होती है वो बहुत बड़ी बड़ी होती है ना, और यहाँ पर जो काम करने वाले लोग हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है, जो लेबर है उसकी संख्या भी बहुत ज्यादा होती है, स्किल लेबर की संख्या भी बहुत ज्यादा होती है, जो प्लांट है उसका साइज बहुत बड़ा होता है, और दूसरी बात यह है कि ये 24 घंटे काम करते रहते हैं। ये बंद नहीं होते कि सुबह चले और शाम को किसी फर्म की तरह या किसी छोटे प्लांट की तरह बंद हो गए। 24 घंटे इनका काम चलता रहता है अलग अलग शिफ्टों में। जैसा अभी आप देख रहे हैं लोहा और इस्पात उद्योग है, तेल शोधक संयंत्र तमाम सारे लगते हैं, तो ये सारे बड़े बड़े उद्योग हैं। बड़ी बड़ी रसायन, पेट्रो रसायन इंडस्ट्रीज हैं जो इसमें आती हैं, तो ये लगातार 24 घंटे काम करती रहती हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है, जो उसमें कंपैरेटिवली पिछला हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा उसके कंपैरिजन में कम पूंजी का निवेश होता है। इसके अलावा छोटे संयंत्र होते हैं, मजदूरों की संख्या कंपैरेटिवली कम होती है,
जितना बड़े इंडस्ट्रीज में लगी होती है, और ये 24 घंटे काम नहीं करते। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि 24 घंटे अनवरत काम इसमें नहीं होता है, टाइम बिंग के लिए होता है कि सुबह 10 बजे खुला या 8 बजे खुला और शाम को 6 बजे तक बंद हो गया। साइकिल उद्योग है, बिजली का सामान बनाने वाले उद्योग हैं, और छोटे छोटे तमाम तरह के उद्योग हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं। इसी तरह से रूरल और कॉटेज इंडस्ट्री है, ग्रामीण और कुटीर उद्योग है। बिल्कुल क्लियर है कि परिवार के सदस्यों का ही स्वामित्व होता है इस पर। छोटी छोटी मशीनें हैं जिन्हें घर में ही आराम से संचालित किया जा सकता है, जिसमें आभूषण निर्माण कंपनियां हैं, हस्तशिल्प वाली कंपनियां हैं, और आजकल तो सैनिटाइजर बनाने वाली छोटी छोटी कंपनियां हैं जो ग्रामीण और कुटीर उद्योग की तरह चल रही हैं। ग्रामीण उद्योग तो नहीं कहूंगी, लेकिन कुटीर उद्योग कह सकती हूँ क्योंकि घरों में चल रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में तो फिलहाल सैनिटाइजर नहीं बन रहा है, लेकिन इस तरह से बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज जो घरों से संचालित है। जैसे मैंने देखा है बरेली में जरी जरदोजी का काम है, वो घरों में चलता है। तो ये छोटी छोटी इंडस्ट्रीज जो हैं ये कुटीर उद्योग के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद जो पांचवा और अंतिम क्लासिफिकेशन है वो है कच्चे माल और तैयार माल के वेट के आधार पर। जो उनका वेट है, जो फिनिश्ड गुड्स है उसके आधार पर भी, और जो उसमें रॉ मटेरियल लगता है उसके आधार पर भी इसे दो भागों में बांटा जाता है। ये नाम भी आप बहुत सुनेंगे, भारी उद्योग और हल्के उद्योग। दो भागों में हम इसे बांटते हैं, पहला है भारी उद्योग और दूसरा है हल्के उद्योग, लाइट इंडस्ट्रीज, हैवी इंडस्ट्री एंड लाइट इंडस्ट्री। तो ये क्या है? तो ऐसे उद्योग जिनका कच्चा माल और निर्मित माल दोनों आकार में काफी बड़े होते हैं, और जिनके इतने बड़े होते हैं कि जिनका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है, भार भी बहुत ज्यादा होता है, और आकार में भी बहुत बड़े होते हैं। और जनरली बंदरगाहों पे आपने देखा होगा बड़े बड़े कंटेनर में ये ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, या बड़े बड़े जहाजों के द्वारा इनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। किसी छोटी गाड़ी से इनको ट्रांसपोर्ट करना इनको पॉसिबल नहीं होता। तो इसमें लोहा और इस्पात उद्योग आता है। इसके अलावा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड जो है, उसमें जैसे जनरेटर जहाँ बनता है, ऐसे बड़े बड़े जो बिजली उत्पाद बनाने वाली कंपनियां हैं, ये सब के सब इसके अंतर्गत आती हैं। इसमें हल्के उद्योग में कंपैरेटिवली बिल्कुल क्लियर है कि जो रॉ मटेरियल है और जो प्रोडक्ट है, दोनों का वजन भी कम होता है, और इसी वजह से इनकी जो परिवहन लागत है वो भी कम होती है। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे उद्योग आते हैं, जैसे घड़ियों के हैं, सिले सिलाए वस्त्रों के हैं, खिलौने हैं, फाउंटेन पेन है ना। तो ये बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं। तो ये सारा था क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। इसके बाद क्लासिफिकेशन के बाद हम चलते हैं, ये देखते हैं कि जब आज़ादी मिल गई तो आज़ादी मिलने के बाद क्या स्थिति हुई। तो आज़ादी से पहले तो हमने देखा कि बहुत सारी कमियां थी, बहुत सारी परेशानियां थी। जो जब स्वतंत्रता मिली थी, जब देश को, उस समय जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था उसमें उपभोक्ता वस्तुओं के अधिकांश उद्योग और ऐसे थे कि जिसमें पूंजी की कमी थी। और अगर ये देखा जाए तो ज्यादातर उसमें कंज्यूमर गुड्स ज्यादा थे। जो पूंजीगत उद्योग थे जिसमें ज्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी, उनकी संख्या बहुत कम थी। औद्योगिक क्षेत्र की जो संरचना थी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, वो बहुत अविकसित था, लेस डेवलप था। दूसरे किसी जो सरकार थी आज़ादी से पहले अंग्रेजों की, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं था कि भारत में किसी भी प्रकार की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो और उससे देश को किसी तरह का कोई फायदा पहुंचे। इस सब का कोई ऐसी स्थिति नहीं थी, क्योंकि एक तो समस्या ये थी कि भारत में जब आज़ादी मिली थी तो उस समय पूरी की पूरी इकोनॉमी ही इतनी अल्प विकसित थी, और जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसका, चूंकि कृषि का योगदान भारत की जीडीपी में 60% से ज्यादा था, इसीलिए निश्चित रूप से पूरा फोकस जो था वो कृषि क्षेत्र पर था, और पूरा ध्यान इसी बात पर दिया गया कि ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर का डेवलपमेंट हो। तो भारतीय जो भारत का उस समय मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था वो ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट पर डिपेंडेंट था। यानी बाहर से जो चीजें जो भी मंगाया जाता था, रॉ मटेरियल हो या स्किल हो या मशीनें हो, वो ज्यादा से ज्यादा
भारत बाहर से मंगाई जाती थी। इसीलिए तो जब विकास की बात करते हैं तो एक सेंटेंस बहुत फेमस है ना कि भारत में औद्योगिक विकास बहुत तेजी से हुआ है, क्योंकि जहां एक सुई नहीं बनती थी वहां पर अब बड़े बड़े जहाज बनने लगे हैं। बहुत फेमस सेंटेंस है और अक्सर ये बोला जाता है। तो वास्तव में स्थिति पहले बहुत खराब थी और जो ज्यादा से ज्यादा जो रॉ मटेरियल था, जो जो इंडस्ट्रीज यहाँ थी भी, उनके लिए भी मशीनें और ये सारी चीजें सब बाहर से ही मंगानी पड़ती थी। और मशीनें ही नहीं, उन मशीनों को चलाने के लिए जो स्किल चाहिए, जो तकनीकी कौशल चाहिए, वो भी बाहर से ही लाना पड़ता था, क्योंकि यहाँ पर चूंकि ये सारी चीजें अवेलेबल नहीं थी, तो यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट नहीं था, टेक्निकल एजुकेशन नहीं थी। तो ये सारी चीजें उस समय थी। तो स्थितियां क्या थी उस समय? तो जैसा कि आपको कहा था कि आर्थिक सुधार के, इकोनॉमिक रिफॉर्म से पहले जो है जो स्वतंत्रता के बाद की स्थिति थी, उसको भी दो भागों में बांटा था। आपने क्लासिफिकेशन देखा था कि इकोनॉमिक रिफॉर्म से पहले क्या सिचुएशन थी और इकोनॉमिक रिफॉर्म के बाद क्या सिचुएशन हुई। इसको हम एक एक करके इन सारे स्टेप्स को देखेंगे कि जो पहला फेज था उसमें क्या था, जो तमाम सारे फेज चले इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के, उसमें कौन कौन से फेज आए। तो बिफोर इकोनॉमिक रिफॉर्म अगर हम देखते हैं आर्थिक सुधारों से पहले, तो जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ उसके हम तमाम फेज बना सकते हैं। फेज किस आधार पे बना है ये ध्यान रखिएगा। एक तो इसमें मैंने पूरी सारी पंचवर्षीय योजनाओं को लिया है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म से पहले जितनी पंचवर्षीय योजनाएं थी या इकोनॉमिक रिफॉर्म के बाद भी, तो पंचवर्षीय योजनाओं में जो प्लानिंग की गई उसके आधार पर किस तरह से डेवलपमेंट हुआ इंडस्ट्रियल सेक्टर का। दूसरी बात इसमें यह ध्यान रखी गई कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ थी, आपको ध्यान है कि कंटेंट में मैंने डाला था कि जो ट्रेंड था प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी का, उसके बेसिस पे जो फेजेस हैं ये तय की गई हैं और उसी के आधार पर जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वो अलग अलग फेजेस में बांटा जाता है इकोनॉमिक रिफॉर्म से पहले। ये बात याद रखिएगा। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म से पहले जो पहली फेज थी, इकोनॉमिक रिफॉर्म से पहले जो पहली फेज थी वो मानी जाती है 1950 से 1965। अब 1951 से जब योजना काल शुरू हुआ तो जाहिर सी बात है कि उसमें 3 योजनाएं इस पूरे पीरियड में शामिल होंगी, जो पहला फेज कहलाता है। फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड, ये तीनों पंचवर्षीय योजनाएं इस पहले फेज में शामिल हैं। और ये देखेंगे कि पहले फेज में पहले चरण में औद्योगिक क्षेत्र के विकास की क्या स्थिति थी आगे। इसके बाद जो दूसरा चरण है वो 1965 से 1980 तक का काल माना जाता है। और ये स्पेशली इसीलिए ये एक फेज बनाई गई है क्योंकि कहा जाता है कि ये फेज इंडस्ट्रियल रिटार्डेशन का था, औद्योगिक मंदी की अवधि थी। और इसमें जैसा आप देख रहे हैं कि 2 प्लान सम्मिलित थे, फोर्थ और फिफ्थ। चौथी और पांचवी पंचवर्षीय योजना उस समय चल रही थी 1965 से लेकर 1980 तक। तो इसमें हम ये देखेंगे कि भारत के औद्योगिक क्षेत्र की स्थिति क्या थी, ऐसे कौन से उपाय किए गए थे, कौन योजनाएं किन मॉडल्स पर बेस्ड थी, किसको प्रेफरेंस दी गई थी, उद्योग को या एग्रीकल्चर सेक्टर को, और जो राजनीतिक परिवर्तन हुए थे उनका प्रभाव भी उद्योगों पर किस तरह से पड़ा था, ये हम देखेंगे सेकेंड फेज। इसके बाद तीसरा चरण जो है, जो ध्यान रखिएगा अभी भी बात हम कर रहे हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म से, आर्थिक सुधारों से पहले की, यानी 1990-91 से पूर्व की। तो तीसरा चरण इसमें आता है 1980 से लेके 1991 तक। इसको कहा जाता है मंदी के दौर से भारत ने निकलने की कोशिश की। और मंदी के दौर से इसने जब निकलने की कोशिश की तो जो फेज आता है उसको हम कहते हैं इंडस्ट्रियल एक्सेलरेशन का। जो उससे पहले वाला मंदी की अवधि थी जिसमें इंडस्ट्रियल डिसलरेशन था, उसी तरह से जो ये तीसरा चरण था इसको हम कहते हैं इंडस्ट्रियल एक्सेलरेशन या इंडस्ट्रियल रिकवरी का। इसके अंतर्गत 1991 तक की स्थिति है, इसलिए बिल्कुल क्लियर है कि इसमें छठा प्लान और सातवां प्लान इसमें आता है। तो आर्थिक सुधारों से पहले भारत की 7 पंचवर्षीय योजनाएं लगभग समाप्त हो चुकी थी। उसके अलावा जो एनुअल प्लान थे वो भी उसमें इंक्लूडेड थे। तो 1950 से लेकर के 1990-91 तक का जो पूरा फेज है
इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का वो हम आगे देखेंगे। लेकिन आज मैं इसको शुरू नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये काफी लंबा है और कल ही शुरू करूंगा मैं इसको, क्योंकि ये लगभग 6 बजने वाला भी है, थोड़ा समय भी हो चुका है। तो मैं आज फिलहाल यहीं पर समाप्त कर रही हूँ इसको। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के जो डिफरेंट फेजेस हैं, इन फेजेस में क्या चेंज हुआ, और इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो आई है उसको मैं इसमें डिस्कस नहीं करूंगी, क्योंकि जो पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी वो 1948 में आई थी। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी का मैंने इसीलिए एक अलग सेक्शन बनाया हुआ है। सबसे पहले इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो अलग अलग योजना काल में हुआ, और इन योजना काल के बाद फिर मैं डिस्कस करूंगी कि जो अलग अलग तरह के जो उद्योग थे वो किस तरह से इस्टेब्लिश हुए, कहाँ कहाँ पर ज्यादा उनकी ग्रोथ हुई, एक पर्टिकुलर एरिया में वो अगर क्षेत्रीय एक पर्टिकुलर क्षेत्र में वो जाकर डेवलप हुए, ऐसा क्यों हुआ। तो ये सारी चीजें हम उसमें डिस्कस करेंगे, क्योंकि 1939 के बाद से और 47 तक, जब तक देश आजाद हुआ था, उस समय जो स्थितियां थी उनके आधार पर जो चेंजेस हुए थे वही आगे कैरी ऑन हुए 50 से 65 में। तो इसीलिए उसको कहा जाता है, एक पहला फेज स्वतंत्रता के समय का फेज, दूसरा जब औद्योगिक मंदी की स्थिति आई, जो उत्पादन की वृद्धि है वो घटनी शुरू हो गई थी, तो दूसरा फेज कहलाता है औद्योगिक मंदी की अवधि, और तीसरा जब 80 के बाद से औद्योगिक सुधार आरंभ हुआ था तो उस फेज को हम कहते हैं इंडस्ट्रियल रिकवरी का क्षेत्र। कल हम देखेंगे पहला चरण, स्वतंत्रता के समय जो औद्योगिक क्षेत्र था उसकी क्या स्थिति थी, यहाँ से शुरू करेंगे और फिर डिस्कस करेंगे पूरे कल का मतलब ये है कि जो आपकी नेक्स्ट क्लास है वो ट्यूसडे को होगी, कल तो संडे है, मंडे भी बंद रहेगा, ट्यूसडे को आपकी नेक्स्ट क्लास होगी। उसमें मैं डिस्कस करूंगी कि जो डिफरेंट डिफरेंट फेजेस हैं उसमें इंडस्ट्रियल सेक्टर की क्या सिचुएशन रही है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। और अगर इसे आप आगे देखेंगे और लिंक कर पाएंगे अपने देश के विकास से तो आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आएगा। जो टर्म्स आपको नहीं समझ में आते हैं बच्चों, उसे कमेंट सेक्शन में डाला करिए, क्योंकि चैट बॉक्स जो है वो मेरी स्क्रीन पर नहीं दिखाई देता है, इसलिए मुझे पता नहीं चलता है कि आप चैट बॉक्स में क्या डालते रहते हैं। अगर आपको कुछ पूछना है तो किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो ग्रुप में, जो व्हाट्सएप ग्रुप में लोग हैं वो तो व्हाट्सएप ग्रुप में डाल सकते हैं, नहीं तो आप उसे कमेंट सेक्शन में डाला करिए, जिसको हम जब दोबारा देखते हैं तो हम कमेंट सेक्शन में उसका जवाब जरूर देंगे। तो आज मैं यहीं पर समाप्त कर रही हूँ इसको, क्योंकि एक फेज डेवलपमेंट की जो फेज है उसको अगर हम वहीं से शुरू करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, सीक्वेंस बनी रहेगी, नहीं तो 2 दिन के बाद सब भूल जाएंगे कि कहाँ कहाँ से शुरू किया था और उस डेवलपमेंट में हम कहाँ तक पहुँच गए थे। तो आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। बच्चों अपना ध्यान रखिए, क्योंकि जो स्थितियां हैं वो हर जगह बहुत खराब हो रही हैं। बच्चों पीपीटी मैं आपको जरूर शेयर करूंगी, एक बार सारे लेक्चर्स खत्म हो जाने दीजिए, क्योंकि उसमें अगर मुझे कुछ ऐड करना हुआ, और दूसरे मैं ये देखती हूँ कि अगर आप लोगों को कुछ पूछना हुआ तो अगर आप लोग, हालांकि कोई इंटरेस्ट नहीं लेता, कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन अगर आपको कुछ पूछना है और कमेंट में आप डालते हैं तो मैं उसको ऐड करके पीपीटी में जरूर शेयर करूंगी, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जीएसटी के बारे में जरूर मैं बताऊंगी, जरूर बताऊंगी जीएसटी के बारे में, क्योंकि इंडस्ट्रियल अभी टैक्सेशन अभी मैंने पढ़ाया नहीं है। अभी तो इसके बाद सर्विस सेक्टर शुरू करूंगी, उसके बाद मैं टैक्सेशन बता दूंगी निश्चित रूप से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जीएसटी मैं जरूर बताऊंगी, क्योंकि मुझे पता है जीएसटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोई, अभी मैं आपका चैट देख रही हूँ, अगर आप कोई और कुछ कहना बताना चाहते हैं तो आप चैट में डाल सकते हैं। बच्चों मैं किसी को व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ऐड कर सकती, क्योंकि मैं एडमिन नहीं हूँ, और जो बच्चे रजिस्टर्ड हैं, मुझे जहां तक पता है जो ऑफलाइन क्लासेस ले रहे थे बरेली में, शायद वही उन्हीं का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है। बच्चे, मैं किसी बच्चे को मैं स्वयं नहीं ऐड कर सकती, क्योंकि मैं एडमिन नहीं हूँ उसमें।
लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप व्हाट्सएप पे नहीं हो तो भी ऐसा नहीं है कि आपको पब्लिक फाइनेंस, बिरजुन कुमार ओम, पब्लिक फाइनेंस में बच्चे आप क्या पढ़ना चाहते हो? पब्लिक फाइनेंस तो बहुत बड़ा है। जीडीपी मैं बता चुकी हूँ नरेश राजपूत, जीडीपी मैंने बहुत पहले बताई थी, बिल्कुल पहली क्लास है। प्ले लिस्ट अगर आप जाओगे, अ, हाँ, दीपू राजावत, मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाती हूँ। अगर आप प्लेलिस्ट में जाओगे चैनल के, तो प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा, जीडीपी में बता चुकी हूँ, जो बिल्कुल पहली क्लास हुई थी। जब मैंने प्री के लिए क्लासेस लेनी शुरू की थी, तभी मैंने बता दिया था। प्लानिंग कमीशन इसी के साथ में शुरू करूंगी, पहले एक बार इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो जाए, तो इसके साथ ही मैं प्लानिंग कमीशन भी बताऊंगी आपको। नोट्स तो बच्चे आपको खुद बनाने पड़ेंगे, क्योंकि नोट्स अगर आपको पढ़ना है और यूपीएससी क्लियर करना है तो आप किसी और के नोट्स पे बिल्कुल भरोसा मत करिए। पर कैपिटा इनकम बता चुकी हूँ। प्राची गौतम ऑक्सीजन प्लांट लगाने जा रहे हो है। प्लेलिस्ट में आप देखिएगा बच्चों, इकोनॉमिक्स के सारे इसमें वीडियोस जो हैं, सारे लेक्चर के वीडियोस पड़े हुए हैं, तो आप लोग उसे ले सकते हैं। नहीं, कोई 2 मिनट 3 मिनट का कोई फर्क नहीं पड़ता है। 5 मिनट ज्यादा भी हो जाए, 5 मिनट कम भी हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये जो प्लानिंग में पढ़ा रही हूँ रंजय कुमार, ये प्लानिंग तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आती है, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स बड़ा पार्ट होता है इकोनॉमी का। तो जब भी किसी पूरे इकोनॉमी के बारे में बात की जाती है, तो वो हमेशा मैक्रो इकोनॉमिक्स में ही पढ़ा जाता है। प्री का जो प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स के जो टॉपिक्स है, मैं उनको एक बार रिवाइज करूंगी, डोंट वरी, एक बार मैं उनको रिवाइज जरूर करूंगी। इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट भी अभी मुझे बतानी है, और बिल्कुल आप चिंता मत करिए। कुछ लोगों ने कहा था कि इकोनॉमिक सर्वे को खोल करके एक एक पॉइंट, तो बिल्कुल मैं उसी तरह से इकोनॉमिक सर्वे जो है इस पे स्क्रीन पे खोल करके और आपको पूरा एक एक वर्ड में डिस्क्राइब करूंगी। बिल्कुल आप चिंता मत करिए, जो इसमें खास चीजें हैं वो एक बार खत्म हो जाए तो मैं सारी चीजें आपको बिल्कुल बताऊंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इकोनॉमिक सर्वे पूरा बताऊंगी, दोनों पार्ट जो है वो एक बार उसके टर्म्स और उसके जो डिटेल्स हैं वो सारे मैं आपको बता दूंगी। एक बार ये थ्योरी की चीजें खत्म हो जाए, तो प्रीलिम्स से पहले जो प्री के सब्जेक्ट हैं उनको मैं, जो इकोनॉमिक्स में आते हैं उनको मैं जरूर रिवाइज करूंगी। तो ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच। बेस्ट बुक अविनाश कोई नहीं होती है। बहुत सारी किताबों को अगर आप पढ़ेंगे मिला करके, तभी आपके बेस्ट नोट्स तैयार हो पाएंगे। और एक चीज मैं बिल्कुल क्लियर बताना चाहती हूँ, किसी एक किताब से पढ़ करके, हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर दूंगी मनीष राठौर, जरूर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने पिछली क्लासेस में भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब ऑफलाइन चल रही थी तो मैंने दिए थे, जरूर दूंगी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं निकाल करके ले आऊंगी और आपको जरूर दूंगी। मैं कहना चाहती हूँ कि नोट्स जब आप बनाते हैं, तो किसी एक बुक से अगर आप नोट्स बनाते हैं, तो पर यूपीएससी क्लियर करने के बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आप उसकी डिफरेंट बुक से आप उसकी तैयारी करिए। किसी एक किताब से अगर आप पढ़ेंगे तो आप सारी चीजें कवर नहीं कर पाएंगे किसी भी हालत में, क्योंकि सारी किताबें मैंने देख ली हैं। अभी इससे पहले भी मैंने डिस्कस किया था कि चाहे वो एनसीईआरटी हो, चाहे वो संजीव वर्मा हो, चाहे वो रमेश सिंह हो, सब कुछ एक किताब में नहीं है जहां से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट से डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस आपको डिफरेंट डिफरेंट नोट्स आपको खुद बनाने हैं। आपको स्मार्टली पढ़ना है, स्मार्टली नोट्स आप अपने पढ़ाइए और आप उसी पर बनाइए और उसी पर निर्भर रहिए, क्योंकि जब आप अपना नोट्स बनाते हैं तो आपको वो चीजें याद हो जाती हैं। तो दूसरों के नोट्स पर आप बिल्कुल निर्भर मत रहिए। बाकी पीपीटी जो है वो पॉइंट वाइज पढ़ने के लिए आपको हेल्प करेगी, मैं जरूर आपको डाल दूंगी उसमें। ठीक है, ठीक है बच्चों। वंदना सिंह, बेटे मैं नहीं बता सकती कि आप व्हाट्सएप ग्रुप में कैसे जुड़े हैं, शायद उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। जब आप रजिस्ट्रेशन करा लोगे तो शायद, तब शायद आप उसमें ऐड हो पाएंगी, ऐसा मेरी जानकारी में है कि उसके लिए एक फॉर्म भरा जाता है, और उसके लिए जब आप रजिस्टर्ड हो जाते हो तब आप उसमें फिर आप ऐड हो पाओगे। उसके लिए भी फॉर्म भराया गया था। थैंक यू सो मच।
6 to 12 क्लास मनीषा। ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू नंदिनी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अदर बुक्स नेम प्लीज। मनीषा, अगर आप पढ़ना चाहती हैं तो मैं आपको ये कहूंगी कि आप तीनों किताबें ले लीजिए। संजीव, ये सब, दूसरी बात, आपको खरीदने की जरूरत नहीं है। इकोनॉमिक्स में सब ऑनलाइन अवेलेबल, इनके पीडीएफ अवेलेबल हैं। संजीव वर्मा भी, रमेश सिंह भी, और एनसीईआरटी, इन तीनों को अगर आप मिला लेते हैं तो आपको उससे जब आप अपने नोट्स बनाएंगे तो उससे आपको बहुत फायदा होगा। ओके प्राची, सॉरी बेटा, फिर फिर मैं उसमें नहीं कर सकती क्योंकि मेरा काम तो पढ़ाने का है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो मेरा काम नहीं है। हाँ, कल अपर्णा, कल और परसों 2 दिन क्लास नहीं होगी, 2 दिन बंद रहेगा। ठीक है, जितने स्कैम हुए हैं उनके बारे में भी मैं कोशिश करूंगी कि मैं उनकी एक पीपीटी बना के और डिस्कस कर लूँ उससे। बहुत सारे जो स्कैम हुए हैं उनके बारे में। ठीक है बच्चों, तो हाँ, दत्त एंड सुंदरम, प्राची गौतम बहुत अच्छा है। दत्त एंड सुंदरम की बुक बहुत अच्छी है। दत्त एंड सुंदरम एंड मिश्रा एंड पुरी दोनों किताबें बहुत अच्छी हैं। बस समस्या ये होती है कि दत्त एंड सुंदरम बहुत लेंदी है, उसमें से आपको स्मार्टली पढ़ना पड़ेगा। उसमें से स्मार्टली आप पॉइंट्स छांट लीजिए और छाट छाट करके आप नोट्स बनाइए, क्योंकि यूपीएससी में पढ़ने के लिए आपको बहुत ज्यादा डिटेल आप पढ़िए, लेकिन नोट्स जो है आप पॉइंटेड बनाइए। ये मुझे समझ में आया कि नोट्स जो है वो बहुत लेंदी नोट्स आपको बनाने की जरूरत नहीं है, पॉइंटेड नोट्स बनाइए जो आपको याद रहे एग्जाम में। ओके, खुश रहिए बच्चों, और कोरोना से ध्यान दीजिए। ठीक है, सभी बच्चों को ओके, बाय। थैंक यू सो मच मंजीत, थैंक यू सो मच। ठीक है बच्चों, तो अभी मैं स्ट्रीम जो है वो अब खत्म कर रही हूँ और मिलते हैं ट्यूसडे को। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।